Hello dear students and friends, welcome to my channel. I am DC Katre, A Star Institute of Mathematics, गोरेगांव डिस्ट्रिक्ट गोंदिया। स्टूडेंट्स, आज मैंने आपके लिए लेकर आया हूँ HSC न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स पार्ट 1 चैप्टर नंबर 5 वेक्टर्स इस सीरीज का लेक्चर नंबर 1। तो आखिर तक बने रहिए। लेक्चर स्टार्ट करने के पहले अब तक आपने यदि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे आने वाले जो वीडियोज़ है उनके नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपको मिलेंगे। तो सब्सक्राइब माय चैनल। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 5 वेक्टर्स ये मैथमेटिक्स पार्ट 1 का सबसे बड़ा चैप्टर है जिस पर कुल मिला के 12 मार्क का वेटेज है। और आज का ये जो हमारा लेक्चर नंबर 1 है इसमें हम टोटल बेसिक स्टडी करने वाले हैं जिसका यूज करके हम आगे की एक्सरसाइज और आगे के टॉपिक्स को हम आसानी से समझ सकेंगे। इसीलिए ये जो लेक्चर नंबर 1 है इसको आपको आखिर तक देखना है। अब ओल्ड सिलेबस में वेक्टर ये जो चैप्टर था ये थोड़ा छोटा था, कम मार्क का था, और इसके जस्ट बाद में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री ये चैप्टर अलग से दिया गया था। बट न्यू सिलेबस में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री ये चैप्टर अलग से न देते हुए इसका कुछ कॉन्सेप्ट इस चैप्टर नंबर 5 में इंक्लूड किया गया है। 11th क्लास की यदि हम बात करते हैं तो पहले 11th में ये चैप्टर बेसिक के फॉर्म में दिया गया था, बट अभी के न्यू पैटर्न में न्यू सिलेबस में वेक्टर ये चैप्टर को इंक्लूड नहीं किया गया है। मतलब जो कुछ दिया है वो अभी हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को लेक्चर नंबर 1 को आखिर तक अच्छे तरीके से देखिए और साथों साथ इसकी नोट्स बनाया करें। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 1 में हम स्टडी करेंगे बेसिक्स ऑफ वेक्टर्स, इसके बाद वेक्टर के टाइप्स, देन अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स जिसमें एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, कुछ लॉ हम स्टडी करने वाले हैं। इसके बाद वेक्टर्स इन 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशनल, बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स। ये सभी टॉपिक्स को हम 1 बाय 1 क्लियर करते जाएंगे, जिसकी शुरुआत करते हैं बेसिक्स ऑफ वेक्टर से। सबसे पहले देखेंगे क्वांटिटी। अब क्वांटिटी यानी क्या? क्वांटिटी बोलने के बाद में हमको कुछ ऐसे वैल्यू पता नज़र आती है कि न्यूमेरिक वैल्यू होंगी, यानी हम सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसे क्वांटिटी कहते हैं। ओके, समझ में आ गया? क्वांटिटी मीन्स न्यूमेरिक वैल्यू, या फिर जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसे हम कहेंगे क्वांटिटी। अब क्वांटिटी के 2 टाइप्स हैं, एक स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। अब ये जो है आपने फिजिक्स में और 11th क्लास में स्टडी कर चुके होंगे। स्केलर एंड वेक्टर ये चैप्टर है आपको फिजिक्स में, है ना? चलिए, फिर भी जितना ज़्यादा यहाँ पर इस चैप्टर के लिए इम्पोर्टेंट बेसिक है वो सभी हम यहाँ पर हम कवर करते जाएंगे। शुरुआत करते हैं यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशन से। अब क्वांटिटी विच कैन बी कम्प्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड ओनली। याद रखना, स्केलर आ गया तो ओनली मैग्नीट्यूड, है ना? मतलब ऐसी क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। अब मैग्नीट्यूड यानी क्या? मैग्नीट्यूड मतलब होती है लेंथ या फिर हम साइज, ठीक है? मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ और साइज। तो स्केलर क्वांटिटी बहुत आसान है, समझ में आ गया आपको। तो फिर वेक्टर क्वांटिटी क्या? तो वेक्टर के साथ आपको याद रखना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है? स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड और वेक्टर में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? अ क्वांटिटी विच कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और अ क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। इसके एग्जांपल्स, स्केलर क्वांटिटी मास है, लेंथ है, टेम्परेचर, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड एक्सेट्रा, ये एग्जांपल्स है स्केलर के। वेक्टर के एग्जांपल्स डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन एक्सेट्रा। एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया। अब यहाँ से हम डायग्राम के फॉर्म में एक एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, मैं यहाँ से ले रहा हूँ स्केलर से डिस्टेंस और वेक्टर से ले रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए समझते हैं इसको। ये मैंने एक डायग्राम बनाया है। एक पर्सन
स्टार्ट हो रहा है ए से और उसको जाना है अपने फ्रेंड के यहाँ, मतलब बी के यहाँ पर मैंने बोला नहीं है कि कौन से डायरेक्शन से उसको जाना है, सिर्फ जाना है। और वो जो डिस्टेंस है वो कितना है, 5 किलोमीटर है। तो यहाँ पर ऐसी स्पेशली डायरेक्शन दी गई है क्या, नहीं दी गई है। तो ये जो एग्जाम्पल है डिस्टेंस, ये एग्जाम्पल होगा किसका, स्केलर का। मतलब यहाँ पर सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड दिया गया है, मतलब 5 किलोमीटर। बट जब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट, तो देखिए स्टार्ट ए से हुआ है, एंड हुआ है बी से, और हम यहाँ पर एक शॉर्टेज डिस्टेंस ले रहे हैं। ये देखिए ए से बी, मैंने यहाँ पे डायरेक्शन दिखा दिया। तो ये जो शॉर्टेज डिस्टेंस है इसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ये एग्जांपल किसका है, वेक्टर का। अब आपको समझ में आ गया होगा स्केलर एंड वेक्टर बहुत आसान है। स्केलर बोलने के बाद में मैग्नीट्यूड याद रखिए, और वेक्टर बोलने के बाद में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, बहुत ईजी है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। अब वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। अब ये देखिए लाइन है ए और ये पॉइंट बी, और यहाँ पर हमने एक डायरेक्शन दिखा है ना। जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो है इनिशियल पॉइंट, जहाँ पे एंड हो रहा है वो है टर्मिनल पॉइंट। और ये जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, ये इसको हम कहेंगे वेक्टर। मतलब वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। अब दूसरा देखिए एग्जाम्पल, स्टार्ट हो रहा है बी से, एंड हो रहा है ए पर, और इस तरह ए के तरफ डायरेक्शन यहाँ पर दी गई है, इनिशियल पॉइंट बी और टर्मिनल पॉइंट ए। ओके, अब ये जो हमने रिप्रेजेंट किए हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से, अब इसको क्या कहते हैं, देखिए उसके नीचे, हियर डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ए बी हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन भी है ना। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम डिनोट करते हैं ए बी के ऊपर एक लाइन है, ए बी के ऊपर एक लाइन, ऐसी स्ट्रेट लाइन दे सकते हो या फिर ऐसी एरो दे सकते हो। तो इसे हम पढ़ते हैं ए बी बार या फिर वेक्टर ए बी। समझ में आया, ए बी के ऊपर लाइन देना है, स्टार्ट हो रहा है ए से, एंड हो रहा है बी पर, और डायरेक्शन है, इसका मतलब वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। और ये जो सेगमेंट ए बी है इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ये वेक्टर ए बी से। इसको हम पढ़ेंगे क्या, वेक्टर ए बी या फिर ए बी बार। ओके, फिर ये जो हमने राइट साइड में और एक लाइन बनाए थे, स्टार्ट बी से, एंड ए पर, बी ए। तो इस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बी ए को हम डिनोट करेंगे इस तरह से। ये देखिए बी ए के ऊपर में एक लाइन है, मतलब बी ए बार या फिर वेक्टर बी ए। समझ में आ गया कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ओके, हियर स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट एंड एंड पॉइंट इज कॉल्ड टर्मिनल पॉइंट। नेक्स्ट इज पोजीशन वेक्टर। ये एक्स वाई प्लेन है, इस एक्स वाई प्लेन पे ये दो पॉइंट्स हैं और ये दो पॉइंट्स को हमने ज्वाइंट किया है। अब हमें ये जो दो पॉइंट्स है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, इसका ओरिजिन से हमें पोजीशन चेक करना है। ये जो पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स का ओरिजिन से डिस्टेंस बोलो या फिर पोजीशन हमें चेक करना है। तो ये जो पोजीशन होता है इसे हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। बात समझ में आ रही है। एक्स वाई प्लेन है, इस प्लेन पे ये दो पॉइंट्स है, मतलब ये लाइन है, और इन दो पॉइंट्स से ओरिजिन, इसकी जो पोजीशन है, इसका जो डिस्टेंस है, ये जो होगा उसे हम कहेंगे पोजीशन वेक्टर। तो डिफाइन करते हैं, पोजीशन वेक्टर मीन्स द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन और अ स्पेस विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओके, समझ में आ गया पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट। अब देखिए जो ओ ए है, इस ओ ए को हम शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर ए बार से। मतलब वेक्टर ओ ए को रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर ए से, या फिर इसी को हम पढ़ते हैं ओ ए बार इट इज़ इक्वल्स टू ए बार। ओके, तो फिर ओ बी, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम बी बार से। समझ में आ रहा है, ओ ए बार को ए बार, ओ बी को बी बार, ठीक है ना। उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है ए बी। तो ए बी कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसका एक फार्मूला है, ए बी बार इट इज़ इक्वल्स टू ओ बी बार माइनस ओ ए बार। ओ बी बार माइनस ओ ए बार मतलब बी बार माइनस ए बार। तो ए बी बार को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं बी माइनस ए। तो उसी तरह पी क्यू को कैसे लिखेंगे, क्यू माइनस पी। ओके,
सी डी को क्या लिखेंगे, डी माइनस सी। बात समझ में आ रही है? समझ में आ गया पोजीशन वेक्टर। और वेक्टर्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल ए बी सी पी क्यू आर एक्सेट्रा। पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। अब ये जो वेक्टर ए बी है, इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसे सबसे पहले डिनोट हम करते हैं ये दो वर्टिकल लाइन से। देखो वेक्टर ए बी, दो साइड में दो वर्टिकल लाइंस, इसे हम कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी या फिर लेंथ ऑफ ए बी। ओके, लेंथ ऑफ ए बी या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, ये दोनों भी क्या है, सेम है ना। और ये जो वेक्टर्स है ए बी सी पी क्यू आर, इनके जो मैग्नीट्यूड्स है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी, मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू आर, इस तरह से। समझ में आ गया आपको कि मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर कैसे डिनोट करते हैं, दो साइड में टू वर्टिकल लाइंस। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे नोट करना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स डायरेक्शन। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर ये किसके ऊपर डिपेंड नहीं होगा, उसके डायरेक्शन के ऊपर। मतलब लेंथ इज नेवर नेगेटिव। इसका मतलब लेंथ जो होंगी वो कभी भी नेगेटिव नहीं होंगी। ओके, ये देखिए एक एग्जांपल, एक लाइन मैंने बनाया है, ये 5 सेंटीमीटर है, ए टू बी 5 सेंटीमीटर। अब सपोज लेंथ ऑफ ए बी इक्वल्स टू 5 है, इसकी जो लेंथ है कितनी है, 5 है। मतलब ये जो वेक्टर ए बी है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 5 होगा। सिंपल है, हमने लिखे ना यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ए बी। मतलब जब लेंथ ऑफ ए बी ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये जो वेक्टर ए बी है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, जैसा ये एक एग्जांपल, सी डी इट इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। तो वेक्टर सी डी, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा, 3 होगा। आई बात समझ में, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। अब जो वेक्टर को हमने स्टडी किए, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसका पोजीशन ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, इसके बाद में टाइप्स ऑफ ए वेक्टर्स, कौन से टाइप्स है। तो यहाँ पे जो टाइप्स हमें इंपॉर्टेंट है, जो टाइप दिए गए हैं उसकी हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले जीरो वेक्टर। वेक्टर बोलने के बाद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होगा, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, बट सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये जो टाइप्स है हम इसको इजीली समझ सकेंगे मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। जैसे जीरो वेक्टर है, मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है उसे हम कहेंगे जीरो वेक्टर। समझ में आ गया। और वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 0, या फिर इसको और हम डिफाइन करेंगे कि ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट सेम होगा। समझ में आई बात। वेक्टर में इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट होते हैं, स्टार्टिंग को इनिशियल और एंडिंग को हम टर्मिनल कहते हैं। बट ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम होगा, कोइंसाइड होगा, उसे हम क्या कहेंगे, जीरो वेक्टर कहेंगे। देखिए ए और ए, स्टार्टिंग ए एंडिंग ए, ये तो ए जो वेक्टर है इसका जो मैग्नीट्यूड है ये क्या होगा, 0 होगा। तो जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है उसे हम कहेंगे जीरो वेक्टर। नेक्स्ट इज यूनिट वेक्टर। अब नाम में ही उसका मतलब है कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी मतलब 1 होगा उसे हम कहेंगे यूनिट वेक्टर। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 देन इट इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर किसका, ए का, उसे रिप्रेजेंट करते हैं। ए के ऊपर ये देखिए कैप है, ए के ऊपर एक कैप, इसे हम कहते हैं यूनिट वेक्टर ऑफ ए। आई बात समझ में। इसका एक फार्मूला भी है, यूनिट वेक्टर ए इक्वल्स टू होगा वेक्टर ए अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। यदि हमें एक वेक्टर है दिया हुआ ए और बोला गया है कि इसका यूनिट वेक्टर निकालो, तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले का यूज करेंगे। ऊपर में वेक्टर ए और डिनोमिनेटर में उसका मैग्नीट्यूड। वेक्टर दिया है और उसका यदि हमको मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम आगे देखने वाले हैं, इसीलिए इस लेक्चर को आखिर तक देखते रहिए। नेक्स्ट थर्ड टाइप है को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स, इनिशियल पॉइंट
जिसका सेम होगा ऐसे वेक्टर्स को हम कहेंगे को इनिशियल वेक्टर्स, जिसका मतलब स्टार्ट यहाँ पे देखिए वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, बट इसका स्टार्टिंग सेम है, मतलब इनिशियल पॉइंट सेम है, तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे, को इनिशियल वेक्टर्स। बहुत आसान है। तो फिर को टर्मिनस वेक्टर्स किसे कहते हैं? को टर्मिनस मतलब जिसका टर्मिनल पॉइंट सेम हो, ऐसे वेक्टर्स को कहेंगे को टर्मिनस वेक्टर्स। वेक्टर्स हैविंग सेम टर्मिनल पॉइंट इज कॉल्ड को टर्मिनस वेक्टर्स। देखो ये वाला, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। अब देखिए यहाँ पर दोनों का ये जो टर्मिनल पॉइंट है ये सेम है, क्योंकि स्टार्ट यहाँ पर यहाँ से हुआ है और ये भी यहाँ से हुआ है, बट एंड एक ही जगह पर हुआ है, तो ऐसे वेक्टर्स को क्या कहेंगे, को टर्मिनस वेक्टर्स। चारों टाइप आपको समझ में आ गए। जीरो वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा, उसे जीरो वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। को इनिशियल वेक्टर्स मतलब ऐसे वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होगा। और को टर्मिनस वेक्टर्स मीन्स ऐसे वेक्टर्स जिनका टर्मिनल पॉइंट सेम होगा। चारों भी टाइप्स आपको समझ में आ गए। चलिए अब देखते हैं हम टाइप नंबर 5। नंबर 5 इक्वल वेक्टर्स। अब दो वेक्टर्स है और वो दो वेक्टर्स इक्वल है, ऐसा हम कब कहेंगे? और वेक्टर बोलने के बाद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ये वर्ड्स आते हैं। तो दो वेक्टर्स इक्वल है ऐसा हम कब कहेंगे? जब उनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम हो। बराबर है ना? दो स्टूडेंट के परसेंटेज हम सेम है ऐसे कब कहते हैं? जब उन दोनों के मार्क्स इक्वल होना चाहिए। ओके है ना? तो इक्वल वेक्टर्स मतलब जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होगा उसे हम कहेंगे इक्वल वेक्टर्स। अब देखिए यहाँ पर ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, अब दोनों की लेंथ मतलब ये दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। इसका मतलब ए और बी ये जो वेक्टर क्या है, इक्वल है, दोनों ये इक्वल हो गए, है ना? यहाँ पे लिखा भी मैंने कि ए एंड बी इसकी जो डायरेक्शन है वो सेम है और इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है मतलब लेंथ ये क्या है, इक्वल है। तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर। बट यहाँ पर देखिए तीसरा वेक्टर है सी, इसकी मैग्नीट्यूड कम है मतलब इसकी लेंथ भी थोड़ी कम है इनके कंपेयर में, और इसकी जो डायरेक्शन है वो सेम नहीं है, पैरेलल नहीं है। इसका मतलब वेक्टर ए और सी या फिर वेक्टर बी और सी बोथ आर नॉट इक्वल बिकॉज डायरेक्शन ऑफ ए एंड सी एंड बी एंड सी आर नॉट सेम। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया इक्वल वेक्टर्स का। चलिए नेक्स्ट नंबर 6 निगेटिव ऑफ अ वेक्टर। ये एक इंपॉर्टेंट टाइप है, निगेटिव ऑफ अ वेक्टर। ये ए और बी और ये जो वेक्टर इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए बी से, है ना? ए बी इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम, ठीक है। अब सपोज इस वेक्टर ए बी को हम स्मॉल ए बार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इफ वेक्टर ए बी इक्वल्स टू स्मॉल ए बार देन बी ए को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अब यहाँ पर सिर्फ डायग्राम की तरफ हम ध्यान दे रहे हैं। स्टार्ट कहाँ से हुआ, ए से, एंड कहाँ पर हो रहा है, बी, तो ये जो वेक्टर ए बी हो गया इस तरह। अब हम उसको यदि डायरेक्शन को यदि हम चेंज करते हैं, पॉइंट वही सेम है, पॉइंट वही सेम है, सिर्फ हम डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, तो इसका मतलब सामने माइनस आने वाला है। ओके, बात आ रही समझ में? ये वेक्टर ए बी और जब हम डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो सामने क्या आएगा, माइनस आएगा। मतलब ये जो बी ए है, ये बी ए किसके बराबर होगा, माइनस ए बी के बराबर होगा। सिर्फ यहाँ पे फर्क किसका है, माइनस का। ओके, तो इफ वेक्टर ए बी इक्वल्स टू ए, वेक्टर ए बी को यदि हम ए कंसिडर करते हैं तो वेक्टर बी ए क्या होगा, माइनस ए होगा, क्योंकि माइनस ए बी है। ओके, ए बी के बराबर ए तो फिर माइनस ए यानी ये माइनस ए बी होगा। इसका मतलब हम वेक्टर ए बी को माइनस बी ए बी लिख सकते हैं। तो ये है निगेटिव ऑफ अ वेक्टर। बात आई समझ में? सिर्फ यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, चेंज है, डायरेक्शन चेंज है तो सामने क्या आएगा, माइनस। ठीक है, निगेटिव ऑफ अ वेक्टर। उसके बाद नेक्स्ट इज नंबर 7 कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर, ये भी इंपॉर्टेंट है। कोलिनियर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू सेम लाइन और दे आर अलोंग द सेम लाइन। एकदम आसान है, ऐसे वेक्टर्स जो पैरेलल हो टू द सेम लाइन या फिर अलोंग द सेम लाइन। देखिए अब ये पहला एग्जांपल,
यहाँ पर ये वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, एक लाइन में है, एक लाइन में है ना, तो ये वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे, कोलिनियर कहेंगे। ए बी आर कोलिनियर, समझ में आ गया, एक लाइन में है। और उसके बाद पी और क्यू ये भी कोलिनियर है क्योंकि ये दोनों भी क्या है, पैरेलल है। बात आई समझ में? तो वेक्टर ए बी एंड वेक्टर पी क्यू आर कोलिनियर। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कोलिनियर का। चलिए नेक्स्ट, नंबर 8, फ्री वेक्टर्स। इफ अ वेक्टर कैन बी ट्रांसलेटेड एनीवेयर इन द स्पेस विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन देन सच अ वेक्टर इज कॉल्ड फ्री वेक्टर। डेफिनेशन के ऊपर से आपको एग्जैक्टली टोटली समझ में नहीं आएगा, इसीलिए हम डायग्राम के फॉर्म में समझ रहे हैं। सपोज ये दो वेक्टर्स हैं, देखिए ये वेक्टर ए है, इस तरह इस साइड में इसकी डायरेक्शन है, और ये वेक्टर बी है, इसकी थोड़ी नीचे की ओर लेफ्ट में डायरेक्शन है। ठीक है, अब ये दोनों वेक्टर के कॉम्बिनेशन से ये देखिए ये कुछ डायग्राम हमने बनाया है। सबसे पहली डायग्राम, ए जैसा है वैसी यहाँ पर है, बी जिस डायरेक्शन में है, जितना मैग्नीट्यूड है उसी इसमें है। तो ये जो बॉक्स है ये इनके कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट ये ए हो गया और ये बी हो गया। फिर तीसरा ये ए और ये बी। यहाँ पर कहीं पर भी जब हम ये दो वेक्टर को ट्रांसलेट कर रहे हैं स्पेस में, कहीं पर भी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन की चेंज हुई है क्या? नहीं हुई है। फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ, ये दो वेक्टर्स है जिसको हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं इन द स्पेस इस फॉर्म में, और यहाँ पर हम इसकी जो डायरेक्शन है या फिर इसकी जो मैग्नीट्यूड है उसको चेंज नहीं कर रहे हैं। ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे, फ्री वेक्टर्स। तो ए बी ये क्या है, फ्री वेक्टर्स है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया फ्री वेक्टर्स का। नेक्स्ट, नंबर 9, लोकलाइज्ड वेक्टर। ये देखिए आपको एक कार नज़र आ रही है और ये कार को क्या कर रहे हैं, हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इसको मतलब हम पुश कर रहे हैं। पुश करने के बाद ये कार आगे जा रही है, बट यहाँ पर इसका जो इनिशियल पॉइंट है ये फिक्स्ड है, इनिशियल फिक्स्ड। इसको हम पुश कर रहे हैं, फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, तो ये जो वेक्टर है इसे हम कहेंगे लोकलाइज्ड वेक्टर। डेफिनेशन, फॉर अ वेक्टर ऑफ अ गिवन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इफ इट्स इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड इन अ स्पेस देन सच अ वेक्टर इज कॉल्ड लोकलाइज्ड वेक्टर। ये कार, इसको हमने क्या किए, फोर्स अप्लाई की किसके ऊपर, ए के ऊपर, तो ये आगे सरक गया, बट इसका इनिशियल ये फिक्स्ड है, तो ऐसे वेक्टर को क्या कहेंगे, लोकलाइज्ड वेक्टर। इसके बाद नेक्स्ट टाइप नंबर 10, कोप्लानर वेक्टर्स। कोप्लानर, कोलिनियर हम स्टडी कर चुके हैं। कोप्लानर मतलब ऐसे वेक्टर्स जो एक ज प्लेन में होंगे। 2 or more vectors are said to be coplanar if they lie in the same plane or parallel plane। इसका डिटेल हम आगे देखने वाले हैं। कोप्लानर वेक्टर्स, ये 10 टाइप्स आपको समझ में आ गए होंगे। सबसे पहले जीरो, उसके बाद यूनिट, कोइनिशियल वेक्टर्स, को टर्मिनस वेक्टर्स, फ्री वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स, निगेटिव ऑफ वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स, लोकलाइज्ड वेक्टर्स, कोप्लानर वेक्टर्स। ये टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बाद हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स, इसकी स्टार्टिंग हम करेंगे एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स है। इसमें कुछ लॉ है, 2 लॉ हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। एक ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स और सेकंड है पैरेललोग्राम लॉ। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 2 वेक्टर्स का हम एडिशन कर रहे हैं, और एडिशन करने के बाद यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। उसका रिजल्ट कैसे आता है वो हम यहाँ पर देखते हैं। हमारे पास 2 वेक्टर्स है, एक ए है और ये बी है। इसके देखिए ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, हम इसको इस ट्रायंगल के फॉर्म में ले रहे हैं। देखिए ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। ये वेक्टर ए और वेक्टर बी को जब हम ऐड करते हैं तो इसका जो एडिशन है वो क्या आता है, तो इसका जो एडिशन है वो आता है ए प्लस बी। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इसको जब हम ऐड करेंगे तो इसका जो एडिशन होगा, मतलब इसका जो ये रिजल्टेंट होगा, ये क्या होगा, ए प्लस बी। ठीक है, अब इसका ये अपोजिट साइड भी है। इस साइड में मैंने देखो इसको फ्रंट में बना के रखा है ए डी। जब ये एक पैरेललोग्राम हमको नजर आ रहा है, ये जो बी सी है, यहाँ पे मैंने पॉइंट्स भी दिया है, ए बी सी, ये जो ट्रायंगल हमको नजर आ रहा है, ट्रायंगल ए बी सी, इसमें ये जो ए बी वेक्टर है इसको हम ए बार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
वेक्टर बी सी को बी बार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये जो वेक्टर ए सी है ये किसके बराबर होगा, ए प्लस बी होगा, मतलब इन दोनों का एडिशन होगा। तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सी बार से, या फिर इसी को कहते हैं रिजल्टेंट, जिसे कैपिटल आर से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए, इफ़ ए बी इक्वल्स टू वेक्टर है, ए बी के बराबर ए है, बी सी के बराबर बी है, देन ये ए सी हमें कैसे मिलता है, तो ए सी इक्वल्स टू होगा ए प्लस बी एंड इट इज इक्वल्स टू रिजल्टेंट आर। ओके, अब सिमिलरली ये देखो, ये जो ए डी है इसके अपोजिट में क्या है, ये बी सी है, तो बी सी के बराबर यदि बी बार है तो ए डी के बराबर क्या होगा, बी बार होगा। ए बी इक्वल्स टू ए बार, तो डी सी इट इज इक्वल्स टू ऑल्सो ए बार, तो ए डी इक्वल्स टू बी बार एंड डी सी इक्वल्स टू ए बार। जब हम ए डी और डी सी को ऐड करते हैं, ए डी प्लस डी सी इट इज इक्वल्स टू क्या होगा, ए सी होगा। याद रखने के लिए आपको क्या करना है, ये देखिए, ए टू डी प्लस डी टू सी देन ए टू सी, याद रखना है, बहुत आसानी से याद रख सकते हो। ए डी प्लस डी सी इक्वल्स टू ए सी, ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी, ठीक है, ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी, ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी, यानी ये फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है। यदि पी क्यू प्लस क्यू आर है तो ये क्या होगा, ये पी आर होगा। ये कॉन्सेप्ट के हिसाब से बात समझ में आ रही है। तो देखिए, हमने क्या किया यहाँ पर, ए डी प्लस डी सी किए, तो ये ए सी के बराबर हो रहा है, मतलब ए सी इट इज इक्वल्स टू क्या होगा, ए प्लस बी होगा, जिसको हम बी प्लस ए बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमोटेटिव समझ में आ रहा है कि ए प्लस बी के बराबर क्या हो सकता है, बी प्लस ए बी हो सकता है। तो ये समझ में आ गया आपको, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। यहाँ पे हमने क्या किए, ए और बी का एडिशन किए, जो किसके बराबर होता है, सी के बराबर होता है, मतलब ए प्लस बी, यानी ए बी प्लस बी सी इट इज इक्वल्स टू ए सी। नेक्स्ट लॉ इज पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ में ये पैरेललोग्राम बनाए, ए बी सी डी बी अ पैरेललोग्राम, कंसीडर ए बी एंड ए डी along the two adjacent vectors of a parallelogram, जिसमें वेक्टर ए बी को हम ए बार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेक्टर ए डी को बी बार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन ए प्लस बी लाइज अलॉन्ग द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम विथ ए एंड बी एज अ साइड्स। उसकी ए और बी क्या है, एज अ साइड्स है, मतलब ए सी इट इज इक्वल्स टू हम ए बी प्लस ए डी लिख सकते हैं, ए सी इक्वल्स टू ए बी प्लस ए डी, देयरफॉर सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। हम इसके पहले देख चुके हैं कि वेक्टर सी इक्वल्स टू ए प्लस बी होता है, ठीक है। तो ये हो गया पैरेललोग्राम लॉ। ट्रायंगल लॉ भी समझ में आ गया, एक बार मैं हल्का सा रिवाइज करा देता हूँ। यहाँ हमारे पास दो वेक्टर्स है, ये वेक्टर ए बी के लिए, ये वेक्टर बी सी के लिए, और हमें निकालना है ए सी। तो ए सी क्या होगा, ये ए बी और बी सी का एडिशन होगा, मतलब ए प्लस बी इक्वल्स टू सी, जिसको हम रिजल्टेंट भी कहते हैं, आर भी कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। और याद रखने के लिए क्या करेंगे, ए बी प्लस बी सी, ये बीच का हटा दो, फर्स्ट एंड लास्ट ए सी, इस तरह से भी हम इसको याद रख सकते हैं। और पैरेललोग्राम ये लॉ भी बहुत ईजी था, इसमें हमने क्या किया, जो इसके जो एडजेसेंट है, ए बी यदि वेक्टर ए है और ए डी इक्वल्स टू यदि बी है, तो हम इनको जब ऐड करेंगे तो किसके बराबर होगा, ए प्लस बी के बराबर होगा, मतलब ये क्या है, ए सी, ये डायगोनल है। तो ये जो लॉ है इसे कहेंगे पैरेललोग्राम लॉ। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अब नेक्स्ट। नंबर 2, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। अब यहाँ पे हमें दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कैसे होता है वो देखना है। ये एक वेक्टर है, वेक्टर ए, और ये वेक्टर बी है। अब देखिए ये वेक्टर बी की डायरेक्शन, वो डायरेक्शन को यदि हमने अपोजिट कर दिए तो ये माइनस बी हो जाएगा, यानी यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये वेक्टर बी का भी हम यूज कर रहे हैं और माइनस बी का भी यूज कर रहे हैं। और ये माइनस कैसे हुआ, जब हमने इस वेक्टर बी की डायरेक्शन को चेंज कर दिए, ठीक है। तो अब देखिए ये जो डायग्राम हमने बनाया, ये डायग्राम एकदम ध्यान से देखिए, ये वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर ए, ठीक है। फिर उसके बाद ये वेक्टर बी, ये वेक्टर बी, और इसके पहले हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में देख चुके हैं कि ए सी मतलब क्या होगा, ए प्लस बी होगा, ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी। इतना क्लियर है। जब ये बी सी वेक्टर बी है तो यही लाइन जब ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये क्या होगा, माइनस बी होना चाहिए।
जब ये BC वेक्टर B है तो ये BD अपोजिट डायरेक्शन है, तो ये क्या होगा, -B होगा। और ऐसे सिचुएशन में AD यदि हमको फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, A और -B का क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। ओके, ये कॉन्सेप्ट है हमारा ट्रायंगल ऑफ एडिशन में। AB और ABD हमको निकालना है AD, तो हम इनको दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे ना। तो AB इक्वल्स टू A एंड BD इक्वल्स टू -B। ये -B हमें कैसे मिला, जब BC के बराबर वेक्टर B है और इसकी देखिए BD की डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये -B होगा। तो ऐसे वक्त AD क्या होगा, A प्लस -B, मतलब A माइनस B। अब ये डायग्राम को हम लिख रहे हैं, इफ A एंड B आर टू वेक्टर्स देन A माइनस B इक्वल्स टू क्या होगा, A प्लस -B, ये तो पता है। वेयर -B इज द निगेटिव वेक्टर ऑफ B, B का निगेटिव वेक्टर क्या है, निगेटिव B है। लेट AB इक्वल्स टू वेक्टर A, AB के बराबर वेक्टर A है, BC के बराबर, देखिए ये जो BC है ये BC के बराबर BD होगा क्या, इक्वल नहीं होगा। इक्वल कब होगा, जब BC को हम -BD लेंगे, है ना। उसके बाद BC इक्वल्स टू वेक्टर B एंड BD इक्वल्स टू निगेटिव B, और तब हम जब इस AD को ऐड करेंगे तो AD इक्वल्स टू क्या होगा, AB प्लस BD। AD इक्वल्स टू AB प्लस BD, तो AB के बराबर A, BD के बराबर -B, देन इट इज इक्वल्स टू A माइनस B एंड इट इज़ द रिजल्टेंट। ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स बहुत आसान था, समझ में आ गया आपको कैसे कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर कांस्टेंट। हेडिंग के ऊपर से आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, वेक्टर को एक कांस्टेंट से या फिर एक स्केलर से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। इफ़ ए बी एनी वेक्टर, ए ये क्या है, एक वेक्टर है, और के क्या है, एक स्केलर है, मतलब एक कांस्टेंट है जिसको हमें ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। देन के इंटू ए बी अ स्केलर मल्टीपल, यानी यहाँ पे हमने क्या किए, वेक्टर ए को के से मल्टीप्लाई कर दिए। देखो डायग्राम के ऊपर से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये है वेक्टर ए, इसकी लेंथ देखिए, और ये वेक्टर बी, तो वेक्टर बी ये ए से डबल लग रहा है ना, डबल। तो हम इस बी को क्या लिखेंगे, ट्वाइस से लिखेंगे। मतलब यहाँ पे हमने क्या किए, इस ए को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर हमने 2 से मल्टीप्लाई किए। इसको हम 3 से कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं, 1 से कर सकते हैं, या फिर 10 से कर सकते हैं, -2 से कर सकते हैं, 1/2 से कर सकते हैं। यानी ये हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस वेक्टर को एक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं नंबर 3 में, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। तो यहाँ पर देखिए b इक्वल्स टू ट्वाइस है, मतलब b इज, ये जो b है इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ a, b इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ a, इस तरह से हम उसको लिखते हैं। और k ये क्या है, स्केलर है, तो b इट इज इक्वल्स टू k। अब k कांस्टेंट कोई भी हो सकता है ना। देखिए मैंने कुछ वेक्टर यहाँ पर बनाए हैं, ये a हो गया, इसको जब हम डबल करते हैं तो ट्वाइस है, और जब हम a को हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1/2 a। जब हम इस a की यदि हमने डायरेक्शन चेंज कर दिए, हमने यदि डायरेक्शन चेंज कर दी, मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये क्या होगा, -a होगा, ये -a होगा। और जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन की लेंथ और डबल करेंगे, तो ये -2 होगा। मतलब यहाँ पर ये जो -1, 1, 2, 1/2, -2, ये क्या हो रहा है, हम वेक्टर्स को इस स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, वेक्टर ए एंड के ए हैव सेम डायरेक्शन। यहाँ पर जो वेक्टर ए है और जो हमने मल्टीप्लाई किए वो क्या है, उसकी डायरेक्शन यदि सेम है, मतलब ये डायरेक्शन यदि सेम है, इसका हम कब कंसिडर करते हैं, जब यहाँ पर जो स्केलर होगा वो यदि पॉजिटिव है, तो सेम डायरेक्शन है तो मल्टीप्लाई करने वाला स्केलर ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और यदि अपोजिट डायरेक्शन है तो मल्टीप्लाई करने वाला जो कांस्टेंट है, जो स्केलर है, वो निगेटिव होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। नेक्स्ट, कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट। फर्स्ट, इफ k इक्वल्स टू 0, यदि कांस्टेंट 0 है, देन ऐसे कांस्टेंट को यदि हम किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 0 होगा। सेकंड नंबर, a एंड के ए आर कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स। k एंड के ए
ये क्या है, कोलिनियर है या फिर पैरेलल वेक्टर्स है। ठीक है। नंबर 3, टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी आर कोलिनियर। दो नॉन जीरो वेक्टर्स ए और बी ये कोलिनियर है या फिर पैरेलल है, ऐसा हम कब कहते हैं, जब ए इक्वल्स टू एम इंटू बी होगा, है ना, या फिर बी इक्वल्स टू एम इंटू ए होगा। अभी हमने बताया कि एक वेक्टर यदि दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल यदि है तो ऐसे वक्त वो जो दो वेक्टर है वो क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। आगे चल के क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, दो वेक्टर्स है वो कोलिनियर है ऐसा फाइंड कीजिए, तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, ये रिलेशन हमको दिखाना होगा, ये या फिर ये। ठीक है ना, यानी दोनों के रिजल्ट यदि सेम आते हैं तब हम कहेंगे कि दोनों वेक्टर कोलिनियर है। उसके बाद नंबर 4, लेट ए कैप, मतलब ये यूनिट वेक्टर ए अलॉन्ग ए, देन वेक्टर ए इक्वल्स टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू यूनिट वेक्टर ए, और यहाँ से ये जो हमारा फार्मूला है वो निकलता है, यूनिट वेक्टर ए इक्वल्स टू क्या होगा, वेक्टर ए अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है। अब यहाँ पर हम ये जो यूनिट की बात कर रहे हैं, यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर्स अलॉन्ग कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होगा, तो यूनिट वेक्टर्स अलॉन्ग कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये x है, ये y है और ये z है। 3D, इसको हम 3D कहते हैं, x, y और z, जहाँ पर तीनों कोऑर्डिनेट्स का यूज़ होता है उसे हम क्या कहेंगे, 3 डायमेंशनल 3D। ठीक है, तो वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले यूनिट वेक्टर्स अलॉन्ग कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये डायग्राम आपको समझ में आ गई, ये x है, ये रेड इसमें मैंने ये पॉजिटिव साइज लिखे हैं, और ये जो फेंट है ब्लू में ये उसके अपोजिट है, ये y डैश, ये z और ये z डैश। ठीक है। द यूनिट वेक्टर्स अलॉन्ग पॉजिटिव x y z एक्सिस आर यूनिट वेक्टर i j एंड k, यूनिट वेक्टर i j एंड k। इसे एक बार देखिए, यानी x y z एक्सिस है, x के ऊपर, जैसे हम ये बात कर रहे हैं x एक्सिस के ऊपर, तो ये जो यूनिट वेक्टर है ये i, y के ऊपर है j और z के ऊपर k। तो याद रखिए, जब हम कोई भी एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो पॉइंट्स बोलने के बाद वहाँ पर x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट आते थे, ये हम पढ़ते थे 2 डायमेंशन में, मतलब जहाँ पर x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट, बट यहाँ पर 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y एंड z, और ऐसे वक्त हम यहाँ पर यूज करेंगे x कोऑर्डिनेट है तो i, y कोऑर्डिनेट है तो j एंड z कोऑर्डिनेट है तो k। ओके, इफ a b c आर पॉइंट्स ऑन x, y एंड z एक्सिस रिस्पेक्टिवली। हम यहाँ पे 3 पॉइंट्स ले रहे हैं। अभी तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए मैंने अभी बात किया कि यहाँ पर x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट होगा। अब ये जो पॉइंट a है ये किसके ऊपर है, x के ऊपर है, मतलब सिर्फ यहाँ पर x कोऑर्डिनेट ही है। ऐसे वक्त तो y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा, तो ये हो गया पॉइंट a। फिर पॉइंट b देखिए, पॉइंट b कौन से कोऑर्डिनेट के ऊपर है, y के ऊपर है, मतलब यहाँ x एंड z कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, तो 0 y एंड 0। फिर उसके बाद ये जो पॉइंट c है ये है z के ऊपर, z एक्सिस के ऊपर, इसका मतलब यहाँ पर x एंड y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, 0 0 एंड z। देखिए यही मैंने लिखा है यहाँ पर। ओके, देन वेक्टर OA, अब इस वेक्टर OA को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, xi से। स्टैंडर्ड पॉइंट जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं xyz से, पॉइंट xyz, और इसको जब हम यूनिट वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो x के साथ लगेगा i, y के साथ लगेगा j और z के साथ लगेगा k, है ना। तो OA इक्वल्स टू xi, OB इक्वल्स टू yj एंड OC इक्वल्स टू zk। एकदम बात समझ में आ रही है। देखिए मैं कन्वर्सेशन यहाँ पर और बता देता हूँ, कन्वर्सेशन, और यहाँ पर हम देखते हैं पॉइंट्स एंड वेक्टर। सपोज यहाँ पर ये 1 2 और 3 ये पॉइंट है ना, तो ये x कोऑर्डिनेट 1 है, y कोऑर्डिनेट 2 है और z कोऑर्डिनेट 3 है। तो इसको हमको यदि यूनिट वेक्टर के फॉर्म में यदि लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 1 i, ओके, 2 j 3 k।
बात समझ में आ रही है? 1i 2j एंड 3k, ठीक है ना। अब यूनिट वेक्टर अलॉन्ग कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसके कुछ एग्जांपल, जैसे 3i है। अब ये 3i मतलब क्या, ये कौन से डायरेक्शन में है, कौन से साइड में, और उसका मैग्नीट्यूड क्या है, ये हमको पता होना चाहिए। जब यहाँ पर i आता है इसका मतलब अलॉन्ग OX होगा, i है इसका मतलब अलॉन्ग OX है, और जितने क्वांटिटी में होगा उसको हम कहेंगे मैग्नीट्यूड। तो 3i इज अलॉन्ग OX विथ मैग्नीट्यूड 3, यहाँ पर क्या है 3 है, मैग्नीट्यूड 3, और i है मतलब OX। 7k, k है मतलब क्या, 7k कहाँ है, OZ में है, तो 7k इज वेक्टर अलॉन्ग OZ विथ मैग्नीट्यूड 7, मैग्नीट्यूड 7। फिर -5j, मैग्नीट्यूड तो -5 है, बट j है मतलब क्या, OY डैश होगा, निगेटिव है ना भाई, OY डैश। यहाँ यदि पॉजिटिव 5j होता तो हम क्या लिखते, OY, बट निगेटिव 5 होने की वजह से हम लिखेंगे OY डैश। तो -5j इज अ वेक्टर अलॉन्ग OY डैश। और कुछ एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि -4i, -4i इज अ वेक्टर अलॉन्ग OX डैश, क्योंकि अपोजिट में है ना, ये माइनस आ गया, इसका मतलब OX डैश विथ मैग्नीट्यूड कितना, -4। समझ में आ गया आपको? यूनिट वेक्टर्स अलॉन्ग कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है, ठीक है। अब देखेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक। स्टूडेंट, अब हम स्टडी करेंगे वेक्टर इन 2 डायमेंशंस और उसके बाद वेक्टर इन 3 डायमेंशंस। ये जो टॉपिक है इसका एक्सप्लेनेशन आपके बुक में या फिर जो भी आप रेफर करते हो उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल या फिर बहुत क्या बोलेंगे उसको, जो लैंग्वेज है उसकी वो डिफ़िकल्ट है, बट मैंने ये जो टॉपिक है इसको एकदम फिल्टर करते हुए बहुत आसानी से मेरे लैंग्वेज में आपको मैं समझाने की इसको कोशिश करूँगा। इसको आखिर तक अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए और अच्छे से देखिए, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर बात आती है डायमेंशन की। अब डायमेंशन यानी क्या, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, हम ये नाम सुन चुके हैं और अभी तक 2 डायमेंशन तक का हमने यूज किए हैं। 1 डायमेंशन बोलने के बाद में यदि हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस की, तो 1 डायमेंशन है तो एक्स एक्सिस यूज़ करेंगे, 2 डायमेंशन है तो ऑब्वियस है एक्स एंड वाई यूज़ करेंगे। तो फिर 3 डायमेंशन में क्या करेंगे, एक्स, वाई और जेड का यूज़ करेंगे। ओके, एक पॉइंट को 1 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करना है तो सिर्फ एक्स, 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करना है तो एक्स एंड वाई, और किसी पॉइंट को 3 डायमेंशन में जानना है या उसको देखना है, चेक करना है, तो हम एक्स, वाई, जेड का यूज़ करते हैं। ओके, तो फिर डायमेंशन क्या है, किसे कहते हैं डायमेंशन? डायमेंशन मतलब मेजरमेंट ऑफ समथिंग, मेजरमेंट ऑफ समथिंग, किसी को हमें मेजर करना है तो क्या है, वो डायमेंशन है। और मेजर करने के लिए हमें काय की जरूरत पड़ती है, लेंथ की होती है, विड्थ की और हाइट की जरूरत पड़ती है, ये हमको पता है ना। उसको हम डायमेंशन को और दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं, इट इज़ द एग्जैक्ट सिचुएशन ऑफ समथिंग और एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ समथिंग। बहुत आसान से मैं आपको बता रहा हूँ, ये वर्ड कहीं पर भी यूज़ नहीं होंगे कि डायमेंशन मतलब क्या, इट इज़ द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ समथिंग। हम कोई चीज़ की बात कर रहे हैं, सपोज एक बॉल की बात कर रहे हैं, अब वो बॉल की हमको एग्जैक्ट पोजीशन पता करनी है, तो वो जो एग्जैक्ट हम पोजीशन पता करते हैं वो है डायमेंशन। अब हम एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं कि एक 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, इसमें वो चेंज होते रहता है। जैसे एक बॉल है, एक बॉल, ये जो एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन हो गया, ये एक्स वाई प्लेन, इसको यहाँ पर मैंने एक बॉल रखा है, ये बॉल है, और इस बॉल की एग्जैक्ट पोजीशन यदि हमको फाइंड आउट करना है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर मैं? एक बॉल है, इस बॉल की हमें क्या करना है, एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के ऊपर इसका डिस्टेंस क्या है, वाई के ऊपर इसका डिस्टेंस क्या है, ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। बात आ रही समझ में आपको? वेक्टर इन 2 डायमेंशन, यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये बॉल है या फिर एक कोई चीज़ है, इसका हमें एग्जैक्ट पोजीशन या फिर एग्जैक्ट सिचुएशन फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये तो आपको पता है एक्स वाई प्लेन, हमने यहाँ पर 1 2 3 4 दे दिए, इधर में भी 1 2 3 4 दे दिए, और मैंने बताया था कि ये जो एक्स है, एक्स के ऊपर यूनिट वेक्टर आई का हम यूज करते हैं,
और y के ऊपर हम j का यूज करते हैं, तो ये क्या हो गया, i हो गया, ये 1i, ये 2i, 3i, 4i होगा, फिर j में ये 1j, 2j, 3j और 4j। इतना आपको समझ में आ चुका है। और जब हम ये पॉइंट की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि x कोऑर्डिनेट के ऊपर इसका एग्जैक्ट डिस्टेंस कितना है, तो ये 2 है, तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ पर 2 होगा। y एक्सिस के ऊपर क्या है, 3 है, तो 2 3 ये क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया। समझ में आ गई बात, ये पॉइंट 2 3। और जब हम यहाँ पर ये जो वेक्टर है इसको रिप्रेजेंट करते हैं 2 डायमेंशन में, इस वेक्टर को यदि रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करेंगे, ये देखिए ये 2i हो गया, ये 2i, ये i और ये i, मतलब 2i, और ये y के ऊपर क्या है, j 3j, तो 2 और 3 है, तो ये जो वेक्टर है ये क्या होगा, 2i प्लस 3j, 2i प्लस 3j, यूनिट वेक्टर i एंड यूनिट वेक्टर j। ये बात समझ में आ गई आपको। अब यही बॉल को हम यहाँ पे रख रहे हैं, दूसरा एग्जाम्पल, और अब हम लिखना है यहाँ पर 2 डायमेंशन में वेक्टर। ओके, तो x के ऊपर क्या है, 4 है, y के ऊपर क्या है, भी 4 है, तो पॉइंट क्या होगा, 4 4 होगा, मतलब ये 4i और ये 4j। तो ये वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, 4i प्लस 4j। तो उम्मीद करता हूँ कि वेक्टर इन 2 डायमेंशन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं 3 डायमेंशनल मीन्स 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्टूडेंट्स, एक चीज़, एक बॉल है, उस बॉल को मैं एक रूम में थ्रो कर रहा हूँ। आप इमेजिन कीजिए आपका रूम, बॉल को मैं क्या कर रहा हूँ, एक रूम में थ्रो कर रहा हूँ, और सपोज वो जो बॉल है वो हवा में है। कहाँ पर है, हवा में है। अब हवा में है और कहाँ पर, एक रूम में। अब रूम बोलने के बाद में वहाँ पे 3 डायमेंशंस आएंगे, है ना। रूम बोलने के बाद 3 डायमेंशंस आएंगे, मतलब 3 कोऑर्डिनेट्स, 3 एक्सेस, एक्स वाई एंड जेड एक्सेस। और कोई चीज़ यदि हवा में है और हमें यदि उसकी एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड आउट करना है तो यही कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ने वाली है। हम देखेंगे कि वो जो एक चीज़ है, मतलब जो बॉल है, उसकी लेंथ क्या होंगी, उसकी हाइट क्या होंगी, उसकी विड्थ क्या होंगी, और उसके ऊपर से ही तो हम उसका एग्जैक्ट पोजीशन, उसकी एग्जैक्ट सिचुएशन पता कर सकते हैं। बात आ रही समझ में। एक रूम के अंदर का बॉल ये कौन से डायमेंशन में है, 3 डायमेंशन में है। और एक एग्जांपल दूसरा, एरोप्लेन जो होता है हवा में उड़ते हमें नज़र आता है, तो ये एग्जांपल किसका होगा, 2 डायमेंशन की 3 डायमेंशन। ऑब्वियस है ये एग्जांपल होगा 3 डायमेंशन का, क्योंकि यहाँ पर वो जो एरोप्लेन कहाँ पर है, स्पेस में है, और कोई चीज़ यदि स्पेस में है तो हमें 3 डायमेंशन की जरूरत पड़ती है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, कोई चीज़ यदि स्पेस में है तो वहाँ पर 3 डायमेंशन। एरोप्लेन इन एयर, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ 3 डायमेंशन। स्क्वायर है, स्क्वायर हैज 2 डायमेंशन, क्यूब हैज 3 डायमेंशन। अब हम 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में पहले देखते हैं कोऑर्डिनेट एक्सेस। कोऑर्डिनेट एक्सेस, कंसिडर हियर 3 लाइन्स x डैश ओ एक्स। हम 3 लाइन यहाँ पर कंसिडर कर रही है। एक लाइन है x डैश ओ एक्स, दूसरी लाइन है y ओ वाई डैश, और तीसरी लाइन है z ओ जेड डैश। आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट O इन द स्पेस एंड पॉइंट O इज द ओरिजिन। O ये क्या है, ओरिजिन है, और ये जो तीनों लाइंस है वो एक दूसरे को पास हो रही है एक फिक्स पॉइंट में, और वो है पॉइंट O। तो यहाँ पर ये जो OX है, OY है और OZ है, ये पॉजिटिव साइड्स हैं, है ना। OX, OY एंड OZ ये क्या है, पॉजिटिव साइड्स है, और OX डैश, OY डैश एंड OZ डैश ये क्या है, निगेटिव साइड्स है किसकी, एक्स वाई और जेड एक्सिस की। आपको पता है जब हम यहाँ पर कोई नंबर्स लिखते हैं, जैसे हमने ऊपर का एक एग्जांपल लिखा था, ये जो 1 2 3 ये जो लिखे थे ये राइट साइड में है इसलिए पॉजिटिव, और इधर लेफ्ट में लिखते तो निगेटिव, ये वाई ये पॉजिटिव और इधर वाई डैश में लिखते तो निगेटिव, है ना। तो इसमें भी वही बात है कि OX, OY, OZ आर पॉजिटिव साइड्स and OX dash, OY dash, OZ dash are the negative sides of XYZ axis। तो ये हो गए कोऑर्डिनेट एक्सेस। उसके बाद कोऑर्डिनेट प्लेन्स, ठीक है, हमने डायग्राम बनाया, ये X, Y और Z। यहाँ पर ये कौन सा प्लेन है, ये है XY प्लेन, ये है YZ प्लेन,
और ये है एक्स जेड प्लेन, ठीक है। तो एक्स वाई जेड एक्सेस डिटरमाइन 3 प्लेन्स कॉल्ड एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स, ठीक है। इट इज़ द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इन अ स्पेस, ये टॉपिक को समझने के लिए हम क्यूबॉइड का एग्जाम्पल लेंगे। क्यूबॉइड, ये डायग्राम आपको नजर आ रही है। अब क्यूबॉइड बोलने के बाद में यहाँ पर 6 फेसेस होते हैं, 8 वर्टाइसेस होते हैं और 12 एजेस होते हैं। अब ये कहाँ पर है ये समझने के लिए हम हमारा जो मोबाइल है उसका यूज करते हैं। ये हमारा मोबाइल, इसमें फेसेस की बात यदि करते हैं तो जो हमको दिखते हैं वो पार्ट मतलब फेसेस, तो ये 1, इसके पीछे वाला 2, ये साइड 3, 4, 5 एंड 6, कितने फेसेस हो गए? 6 फेसेस हो गए। फिर मैंने क्या बताया, 8 वर्टाइसेस होते हैं। वर्टाइसेस मतलब कॉर्नर पॉइंट्स, ये 1, 2, 3 और ये 4, इधर 4। जब हम इसको पलटाएंगे तो ये 1, 2, 3, 4, 4 + 4 हो गए 8, है ना। तो 8 वर्टाइसेस भी हो गए। और क्या होते हैं? एजेस होते हैं, 12 एजेस। अब हम यहाँ पे एजेस काउंट करेंगे। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ऐसे हो गए 12 एजेस। तो ये डायग्राम में भी देखिए आप, ये 1, 2, इस साइड में 3, 4, 5 और पीछे का 6 फेसेस है। वर्टाइसेस मतलब एक कॉर्नर पॉइंट्स है, कुल मिला के 8, और एजेस मतलब ये लाइन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कुल मिला के 12 एजेस। ये समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये जो एक्स एक्सेस है इसके ऊपर हम ये पॉइंट ले रहे हैं ए, एक्स एक्सेस के ऊपर पॉइंट ले रहे ए। जब कोई पॉइंट एक्स एक्सेस के ऊपर आता है तो हमने जब भी स्टडी किया था कि सिर्फ हम एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, ऐसे सिचुएशन में वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0 होते हैं। ये हो गया पॉइंट ए, क्लियर, ओरिजिन ओ। अब हम बात करते हैं वाई एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट ले रहे बी। अब वाई के ऊपर जब कोई पॉइंट हम लेते हैं तो सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट होगा, एक्स एंड जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा। फिर हम बात करते हैं जेड के एक्सिस के ऊपर पॉइंट है सी, तो यहाँ पर सिर्फ जेड कोऑर्डिनेट होगा, एक्स एंड वाई 0 होगा। ओके, समझ में आ गया। ए बी सी ये क्या है? पॉइंट्स ऑन द एक्स वाई जेड एक्सेस, ठीक है ना। फिर इसके बाद में हम देखिए एलिमेंट एल एम एन, ये जो एलिमेंट है ये पॉइंट्स किसके ऊपर है? प्लेन के ऊपर है। जब हम बात करते हैं एक्स वाई प्लेन के ऊपर पॉइंट यल, मतलब यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट होगा और वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो देखिए एल के ऊपर एक्स एंड वाई, जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। फिर हम बात करते हैं एम, तो ये कौन से प्लेन के ऊपर है? वाई जेड प्लेन के ऊपर है। तो यहाँ पर वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। फिर हम एन की बात करेंगे तो ये है जेड एक्स के ऊपर, मतलब यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है। और ये जो पॉइंट पी है ये तीनों भी इसके ऊपर है, तीनों भी कोऑर्डिनेट्स के ऊपर, मतलब ये पॉइंट पी होगा एक्स वाई एंड जेड। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो डायग्राम के ऊपर से कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये मैंने सारी जो बातें बताया है ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमने लिखे भी है कि P ये पॉइंट इन द स्पेस है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ड्रा परपेंडिकुलर PL PM PN थ्रू P, ये PL PM PN ये क्या है? परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर्स है to the x y y z and z x plane respectively. LMN are the feet of perpendiculars in x y y z z x plane respectively. जो मैंने बताया वो सारी चीज़ें। एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल 3 प्लेन्स, ये क्या है? ओरिजिन है, क्योंकि ओरिजिन से सभी पॉइंट्स, तीनों भी जो प्लेन्स है ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं। फिर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सेस, ABC मैंने अभी बताया था। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑन अ कोऑर्डिनेट प्लेन्स, जिसमें L M N है, तीनों भी पॉइंट्स ये भी हो चुके हैं। अब हम देखेंगे डिस्टेंस, जो पॉइंट P है उसका जो डिस्टेंस है वो कोऑर्डिनेट प्लेन से क्या होगा। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P फ्रॉम कोऑर्डिनेट प्लेन्स, याद रखने के लिए बहुत ईजी है कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम एक्स वाई प्लेन, याद रखो तो ये होगा मॉड Z, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम एक्स वाई प्लेन Z, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम वाई जेड X एंड डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ZX प्लेन इक्वल्स टू Y। बहुत अच्छा आसान है।
एक्स वाई प्लेन की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या नहीं है, जेड नहीं है तो ये मॉड जेड। वाई जेड की बात करेंगे तो यहाँ एक्स नहीं है तो मॉड एक्स। जेड एक्स की बात करेंगे तो वाई नहीं है तो वाई, है ना। और इसको हमने क्या लिखा, एक्स वाई प्लेन पी एल। जब हम यहाँ पर एक्स वाई प्लेन की बात करते हैं तो ये देखिए ना, ये पी एल है, पी एल। वाई जेड की बात करेंगे तो पी एम, एंड जेड एक्स की बात करेंगे तो पी एन, जो हमने जो भी परपेंडिकुलर्स लिए थे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम कोऑर्डिनेट प्लेन्स। ये समझ में आ गया आपको, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इन अ स्पेस। नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। अब कोई भी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस यदि हमको फाइंड आउट करना है तो उसके लिए ये मैग्नीट्यूड वाला फार्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी एक्स वाई जेड फ्रॉम द ओरिजिन इज, क्या है इसका डिस्टेंस, हमें डिस्टेंस फार्मूला पहले हम स्टडी कर चुके हैं। डिस्टेंस फार्मूला पता है, दो पॉइंट यदि हमारे पास है तो कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी पता है। तो चलिए देखते हैं, हम ये कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ट्रायंगल ओ एल पी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ऐसा हम कंसिडर करेंगे। जो पिछली डायग्राम है उसमें ओ एल पी विद द राइट एंगल ट्रायंगल, ये ओ एल पी विद द राइट एंगल ट्रायंगल। बाय पाइथागोरस थ्योरम ओ पी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, ओ एल स्क्वायर प्लस एल पी स्क्वायर। ओ पी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ एल स्क्वायर प्लस पी एल स्क्वायर। और जब ओ पी निकालेंगे तो ये दोनों का एडिशन ये अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। मीन्स लेंथ ऑफ ओ पी इक्वल्स टू ओ एल स्क्वायर प्लस एल पी स्क्वायर, है ना। और ओ एल स्क्वायर यानी क्या, तो ओ एल स्क्वायर मीन्स ओ ए स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर, डायग्राम के ऊपर से आप देख सकते हो, प्लस एल पी स्क्वायर एज इट इज। ए एल स्क्वायर को हम ओ बी स्क्वायर लिख सकते हैं, एल पी स्क्वायर को हम ओ सी स्क्वायर लिख सकते हैं। ओ ए इक्वल्स टू एक्स तो फिर ओ ए स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर, ओ बी बराबर वाई तो ओ बी स्क्वायर होगा वाई स्क्वायर, ओ सी इक्वल्स टू जेड तो ओ सी स्क्वायर होगा जेड स्क्वायर। और अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इट इज़ द लेंथ ऑफ ओ पी, मतलब वेक्टर ओ पी का मैग्नीट्यूड। मैंने आपको जब भी बताया था मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है याद रखने का, बहुत ही आसान। किसी पॉइंट का हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर उनके जो कोऑर्डिनेट्स है उनका स्क्वायर करेंगे और एडिशन करेंगे। बहुत आसान। देखिए ये पॉइंट है 1 2 3, इसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो होगा उस पॉइंट का मैग्नीट्यूड। समझ में आ गई बात। ठीक है, इसको समझने के लिए हम ये डिस्टेंस फार्मूले का भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है, एक पॉइंट P और O। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम, डिस्टेंस फार्मूला पता है ना। चलिए वो डिस्टेंस फार्मूला समझने के लिए हम ये देखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन अ स्पेस, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ये पॉइंट A है x1 y1 z1 और पॉइंट B है x2 y2 z2। देन लेंथ ऑफ AB यदि हमको फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, सेकंड पॉइंट में से फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करते जाएंगे, अंडर रूट के अंदर उसका स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे। मतलब पहले x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, या फिर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब ये कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमने देखा x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर, z माइनस 0 का होल स्क्वायर, या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते थे 0 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस y का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस z का होल स्क्वायर। ये क्या मिलेगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सिर्फ आपको यहाँ पर याद रखना है कि किसी पॉइंट का हमें डिस्टेंस यदि फाइंड आउट करना है तो ऐसे वक्त वो पॉइंट में जो कोऑर्डिनेट्स है उनको हम क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर उन सेपरेट कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर के साथ एडिशन करेंगे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस से पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, ये पॉइंट P है। अब हम यहाँ पर x की बात करेंगे तो ये है PA। यदि हमको लेंथ ऑफ PA फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, इनके दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो अब ये पॉइंट A x एक्सिस के ऊपर है, मतलब इसका x कोऑर्डिनेट होगा और y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। और दोनों का डिफरेंस हम डिस्टेंस फार्मूले का निकाल सकते हैं, है ना। तो x माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये क्या होगा, x माइनस एक्स 0, y माइनस 0 स्क्वायर y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ठीक है।
तो लेंथ ऑफ पी ए फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये क्या होगा अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मीन्स डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम एक्स एक्सिस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम वाई एक्सिस क्या होगा फिर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम जेड एक्सिस क्या होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बहुत आसान है, ये आपको समझ में आ गया होगा। डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस बिटवीन टू एनी पॉइंट्स, या फिर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम कोऑर्डिनेट एक्सिस। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट इज साइन ऑफ अ कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट पी एक्स वाई जेड इन इज अ डिफरेंट ऑक्टेंट्स। अब यहाँ पे एक वर्ड है ऑक्टेंट। ऑक्टेंट यानी क्या, जो तीन कोऑर्डिनेट्स प्लेन है एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ये जब हम स्पेस में इसको डिवाइड करते हैं 8 पार्ट्स में, तो ईच पार्ट इज कॉल्ड ऑक्टेंट। कॉन्सेप्ट समझा, एक्स वाई जेड प्लेन, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ये जो प्लेन है इन अ स्पेस, इसे हम डिवाइड करेंगे 8 पार्ट्स में और हर एक पार्ट को क्या कहेंगे ऑक्टेंट। तो ये देखिए 8 ऑक्टेंट हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं इसका साइन, ये मैंने बताया था कि एक्स वाई जेड ये तीनों भी क्या आएंगे पॉजिटिव, और जब हम एक्स डैश लिखते हैं तो ये नेगेटिव, वाई डैश लिखते हैं तो नेगेटिव, जेड डैश लिखते हैं तो नेगेटिव। तो उसके रिस्पेक्ट में देखिए एक्स वाई जेड तीनों पॉजिटिव, एक्स डैश है मतलब ये एक्स क्या होगा नेगेटिव, और वाई जेड ये दोनों पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। एक्स वाई डैश जेड पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, एक्स डैश वाई डैश जेड नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, एक्स वाई जेड डैश पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, एक्स डैश वाई जेड डैश नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, एक्स वाई डैश जेड डैश पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश तीनों भी नेगेटिव। तो ये हो गया साइन ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट पी इन अ डिफरेंट ऑक्टेंट्स। नेक्स्ट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट पी इन अ स्पेस। अब एक स्पेस में किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो वेक्टर OP इज डिफाइंड एज, ये OP है, इसको हम डिफाइंड करेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। OP ये क्या है, पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर है इन अ स्पेस विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। जब भी मैंने बताया था, ये जैसे ये है, ये हो गया P, हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे इस तरह से निकालते हैं ना, तो इट इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट इन अ स्पेस विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन O, जिसमें O ये क्या है इनिशियल पॉइंट है, P क्या है टर्मिनल पॉइंट है, और हमें पता है लेंथ ऑफ OP बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ OP, इट इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो फिर OP क्या होगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होगा। कन्वर्सेशन है ये पॉइंट का, जैसे 1 2 3 3 पॉइंट है, और इसको यदि हमको पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो ये क्या होगा, जैसे पॉइंट P इक्वल्स टू 1 2 3, तो पोजीशन वेक्टर P क्या होगा, एक्स आई लिखे थे हमने। जब यहाँ पर एक्स वाई जेड है तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो जब पॉइंट हमारे पास 1 2 3 होगा तो उसे हम क्या लिखेंगे 1i प्लस 2j प्लस 3k, ठीक है। तो इफ r इज अ पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू O, देन वेक्टर r इक्वल्स टू xi प्लस yj प्लस zk, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ OP इट इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पे आपको रखना है सिर्फ याद कन्वर्सेशन, पॉइंट को हमने वेक्टर में कैसे कन्वर्ट किए, और वो क्या है उसका पोजीशन वेक्टर, ये पॉइंट P और ये वेक्टर P क्या है इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। ओके, कोप्लानर वेक्टर्स, इसकी डेफिनेशन हम तभी देख चुके हैं कि दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को कोप्लानर हम कब कहते हैं, जब वो एक च प्लेन में आते होंगे, उसे कहेंगे कोप्लानर वेक्टर्स। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ अ वेक्टर्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी यह है कॉम्यूटेटिव, a प्लस बी को हम b प्लस ए लिखेंगे। सेकंड इज इन ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी, इसको हम ब्रैकेट को हम साइड में भी चेंज किए तो भी दोनों इक्वल होता है। a प्लस 0 इक्वल्स टू a, कोई वेक्टर को यदि 0 से हम मल्टीप्लाई एडिशन करते हैं तो a होगा। फिर उसके बाद है m प्लस n इंटू वेक्टर है, यानी यहाँ पे क्या करेंगे हम सेपरेट मल्टीप्लीकेशन करेंगे m a प्लस n a। उसके बाद है नंबर 5 m इंटू ए प्लस बी, एम ए प्लस एम बी। नंबर 6 m इंटू एन ए, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं m n वेक्टर a इट इज आल्सो इक्वल्स टू n इंटू एम ए, दोनों सेम है, ठीक है ना। और कुछ चीज़ें यहाँ पर मैं नोट के फॉर्म में लिखा के दे रहा हूँ, और इसी के साथ होगा हमारा लेक्चर नंबर 1 एंड, और इसका यूज करके हम
लेक्चर नंबर 2 में एक्सरसाइज नंबर 5.1 को अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकेंगे। इसीलिए ये जो फर्स्ट लेक्चर का टोटल जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे तरीके से आपको लिखना है और बहुत अच्छे तरीके से उसको याद करना है, ठीक है। फर्स्ट नोट, इफ़ ए एंड बी आर कोलिनियर। अभी नोट बोलने के बजाय ये थोड़े से थ्योरम्स है ना, कुछ प्रूफ्स है जो हमारे काम के नहीं पर स्टेटमेंट हमारे काम के हैं। ए एंड बी आर कोलिनियर, दो वेक्टर्स कोलिनियर होते हैं जब हमें पता है कि वो पैरेलल होना चाहिए या फिर एक ही लाइन में आना चाहिए, और इसका एक रिजल्ट है कि ए एंड बी आर कोलिनियर देन वेक्टर बी इक्वल्स टू एम इंटू ए, मतलब स्केलर मल्टीपल होना चाहिए। एक वेक्टर यदि दूसरे वेक्टर के स्केलर मल्टीपल में यदि है तो ऐसे वेक्टर क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। हम ये चेक करने के लिए रिजल्ट भी निकाल सकते हैं, एम ए प्लस एन बी इक्वल्स टू 0 यदि आता है तब ए और बी क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। सेकंड रिजल्ट इज ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर। ए और बी देखिए, ए और बी ये नॉन कोलिनियर है, कोलिनियर है क्या, नहीं है। और ऐसे वक्त और एक जो वेक्टर आर होगा वो कोप्लानर होगा किसको, ए बी को। ध्यान दीजिए क्या हो रहा है, क्या मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर। इफ़ ए एंड बी ये दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है और एक तीसरा वेक्टर्स है यहाँ पर इस प्लेन में जो आर है, तब ये जो आर होगा ये कोप्लानर होगा इन दो वेक्टर्स को। मतलब आर इक्वल्स टू T1A प्लस T2B। T1 T2 ये कोई भी स्केलर हो सकता है। ये जब कॉन्सेप्ट का यूज़ एग्जाम्पल में आएगा तब मैं इसको आपको और डिटेल में समझा के दूंगा। नंबर 3, तीन वेक्टर्स यदि कोप्लानर है तब XA प्लस YB प्लस ZCA क्या होता है, 0 होता है। जब तीन वेक्टर्स यदि कोप्लानर है तब XA प्लस YB प्लस ZCA क्या होगा, 0 होगा। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 1 है आपको समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो, ये लेक्चर नंबर 1 यदि आपको पसंद आया होगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, परिचित जो भी फ्रेंड्स हैं उनको ये वीडियो को शेयर कीजिए, और फर्स्ट टाइम यदि हमारे इस चैनल को अटेंड कर रहे होंगे तो आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अब मैं DC कटरे मिलूँगा लेक्चर नंबर 2 में। थैंक यू।